नमस्कार मित्रों, गोलचक्र की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग यूपीपीसीएस मेंस का जीएस फोर्थ पेपर इथिक्स वाले पेपर को पूरी तरह एनालिसिस के बेस पर डिस्कशन करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, पिछला वाला वीडियो देखने के बाद ही ये वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको बताते चलूँ कि ये वाला 7वां वॉल्यूम आपका चल रहा है। इसके बाद एक केवल वॉल्यूम और बचेगा केस स्टडी का, वो भी खत्म ही हो जाएगा। इससे पहले हमने 7वें वाले वॉल्यूम में आपको जो है गीता, उपनिषद, है ना, और वैदिक जो है संहिता के नैतिक सिद्धांत सारा कुछ हमने डिबेट कर दिया है, डिस्कशन कर दिया है। आज बारी है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की, बौद्धिज्म की, बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता को जानेंगे, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को जानेंगे, बौद्ध धर्म के सारे कुछ जितने भी मूल्य तत्व हैं सारे कुछ जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। बेहद इंपॉर्टेंट धर्म है। मुझे लगता है कि किसी भी जीवन के संचालन के लिए बौद्ध धर्म एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको पढ़ा जाना चाहिए, इसको सीखा जाना चाहिए, और इसको जो है प्रशासन, शासन, दैनिक जीवन या राष्ट्र के स्तर पर, समाज के स्तर पर व्यवहार में यूज किया जाना चाहिए। आते हैं फिलहाल, अगर हम समझें कि जो बौद्ध धर्म है, देखिए यहां पर हम बौद्ध धर्म का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। आप जाकर के एंशिएंट हिस्ट्री में इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहां पर हम वही डायमेंशन को देखने वाले हैं जो आपके जो है नैतिक प्रशासन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मतलब कि हमारे प्रशासनिक व्यवस्था या समाज को साकार करने के लिए या राष्ट्र या पर्यावरण को साकार करने के लिए बौद्ध फिलॉसफी से हम क्या कुछ ले सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है ना। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन इथिक्स पढ़ रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन इथिक्स में बौद्ध धर्म से हम क्या ले सकते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि इनके जो है गौतम बुद्ध के नाना, पापा और मम्मी का नाम, ठीक है ना, कहाँ जन्म हुआ, क्या हुआ, ये नथिंग मैटर। ये सब सारा चीज आप हिस्ट्री में जाकर पढ़िए। तो आते हैं, अगर हम भूमिका देखें तो भूमिका क्या हो सकती है। बौद्ध धर्म दर्शन विश्व के मानवीय एवं व्यवहारिक दर्शन प्रणालियों में से एक है। यह वर्तमान समाज में व्याप्त असहिष्णुता, हिंसा, असमानता, अलगाववाद आदि के संदर्भ में शाश्वत सुमार्ग दिखाती है। इस तनावग्रस्त भौतिकतावादी एवं हिंसक विश्व में बौद्ध धर्म की अपनी अलग ही प्रासंगिकता है, अलग प्रकार की प्रासंगिकता है, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक कुछ हमने जो है आपको भूमिका बताया। अब समझते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। अब देखना यहाँ पे बौद्ध धर्म का जो प्रमुख सिद्धांत है उसमें पहला वाला है 4 आर्य सत्य। ये 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा। अब समझना मेरे प्यारे भाई कि ये दुख क्या होता है। दुख देखना जरा कि जो संसार जन्म आप लिए हैं ना, वो दुख है, मरण दुख है, अप्रिय मिलन जो है दुख है, ठीक है ना, प्रिय बिलगाव दुख है। तो ये सब जो है दुख के अंतर्गत आता है। मतलब कि बुद्ध ने कहा कि जीवन ही क्या है? दुख है। दुख समुदाय क्या होता है? दुख समुदाय मतलब कि दुख का कारण क्या होती है? तृष्णा। इसी को दुख समुदाय कहा जाता है। तृष्णा मतलब कि अनंत मुखों वाली इच्छा। जब आप ढेरों सारी इच्छा करते हैं कि गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, गर्लफ्रेंड हो जाए, शादी बेहतर हो जाए, ठीक है ना, जमीनें ज्यादा हो जाए, तो जो भौतिकतावादी आपकी सोच प्रणाली है, इच्छाएं हैं, तृष्णा है, उसी को हम दुख समुदाय कहते हैं। फिर दुख निरोध क्या होता है? दुख निरोध का आशय यही है कि दुख का निवारण हो सकता है। समस्या मतलब कि आपके पास जो समस्या हो रही है ना, उसका निवारण हो सकता है। कैसे? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब कि दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग में निहित है। अगर हमको दुख का निवारण करना है तो हमको क्या फॉलो करना पड़ेगा? अष्टांगिक मार्ग फॉलो करना पड़ेगा। तो ये अष्टांगिक मार्ग है क्या, उसको थोड़ा सा समझते हैं। यहां पे देखना जरा, अष्टांगिक मार्ग। ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? ये वही मार्ग है जिस पर चल करके आप अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। तो साहब कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग होते हैं? पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीविका, छठा सम्यक परास, सातवां सम्यक स्मृति, और आठवां जो है वो सम्यक समाधि है। इन्हीं 8 मार्गों पर चल करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का भी विकास करता है और साथ ही साथ दुख से वो उबर पाता है, दुख का निवारण कर पाता है, ठीक है ना। तो सवाल है कि साहब सम्यक दृष्टि क्या होती है? इसको हम इंग्लिश में राइट व्यू कहते हैं। राइट व्यू का अर्थ यही होता है कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। आपका व्यू विजन ऐसा होना चाहिए कि आपको पता चल जाए कि भैया क्या इथिकल है, क्या अनइथिकल है, क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या मानवीय है, क्या अमानवीय। जब इस प्रकार की आपकी दृष्टि होगी, जब इस प्रकार का आपका व्यू विजन होगा, तो उसी को हम राइट व्यू या फिर सम्यक दृष्टि कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। दूसरा है सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। आपका इंटेंशन क्या है? तो जो राइट इंटेंशन होता है, सम्यक संकल्प होता है। संकल्प आपका क्या होना चाहिए? त्याग का होना चाहिए, करुणा का होना चाहिए, अहिंसा का होना चाहिए। इन पर आधारित आपकी विचारधारा होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप जो है लोभ,
द्वेष और हिंसा का परित्याग कर सकें। ये क्या है? सम्यक संकल्प है, राइट इंटेंशन है। फिर सम्यक वाणी, राइट स्पीच, जो भी आप बोले वो बहुत मृदु हो, आसान हो, सरल हो, मिठास उसमें हो। ऐसा नहीं कि वो असत्य हो, निंदा योग्य हो, कटु हो, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो भी आप भाषा का यूज करें वो बेहतर भाषा हो, ठीक है ना। चौथा क्या है? सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन। आपका जो एक्शन होना चाहिए, पहली बात तो अहिंसा युक्त होना चाहिए, उसमें चोरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, कपट वगैरह नहीं होना चाहिए, नैतिक आचरण का आपको पालन करना होगा। तो एक सम्यक कर्मांत होता है जिसको हम राइट एक्शन कहते हैं। फिर सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा हम अपना जीवन संचालित करें, जीवन निर्वाह करें जिसमें मतलब कि किसी प्रकार की हानि ना हो, हिंसा ना हो, छल ना हो, किसी का शोषण ना हो। तो इस प्रकार का जब हम जीवन निर्वाह करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सम्यक आजीविका या राइट लाइवलीहुड, ठीक है। अब देखना छठा वाला क्या है? सम्यक प्रयास, राइट इफर्ट। राइट इफर्ट मतलब कि जो हमारा इफर्ट हो रहा है, जैसे यूपीएससी हमारा जो इफर्ट है उसकी दशा और दिशा बेहतर होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम गलत दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो उसका जो परिणाम आएगा तो गलत आएगा ना। या फिर जो है हम समाज में कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है तो उसका जो परिणाम होगा वो गलत होगा। तो कुल मिला जुला करके हमारा इफर्ट जो हो वो समाज के डायमेंशन से, वो हमारी स्टडी के डायमेंशन से, राष्ट्र के डायमेंशन से, इन्वायरमेंट के डायमेंशन से वो जो है क्या होना चाहिए? बेहतर होना चाहिए। तो सही दिशा और दशा की तरफ जो है कार्य करना, कुशलता विकसित करना, ये क्या कहलाता है? राइट इफर्ट कहलाता है। फिर सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। राइट माइंडफुलनेस क्या होता है? कि साहब आप अपने अंदर शुद्ध विचार लेकर आइए, शुद्ध भावना लेकर आइए, कर्मों के प्रति आपकी सजगता हो, अपना आत्मनिरीक्षण आप करें, अपना आत्म मूल्यांकन करें, ठीक है। ये क्या कहलाता है? सम्यक स्मृति या राइट माइंडफुलनेस, ठीक है। लास्ट क्या है? सम्यक समाधि। सम्यक समाधि मतलब कि एकदम ध्यान की अवस्था में रहना, चित्त की अवस्था में रहना, एकाग्रता की अवस्था में रहना, स्थिरता की अवस्था में रहना, ये क्या कहलाता है? सम्यक समाधि। अब समझिए ना कि अगर आठों को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, मेरी गारंटी है कि आप एक बेहतर व्यक्तित्व का अपने अंदर निर्माण देखेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाजुला कर अगर हम कहें कि सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, इसको हम एक रूप में जानते हैं, प्रज्ञा के रूप में। इसका वर्गीकरण अगर करें तो तीन वर्गीकरण किया जाता है, प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा के अंतर्गत हम सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को रखते हैं। सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका को हम शील के अंतर्गत रखते हैं। और समाधि के अंतर्गत हम तीन ठो रखते हैं, क्या? सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इस समाधि के अंतर्गत। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा कि जो अष्टांगिक मार्ग है उसको फॉलो करके किस प्रकार व्यक्ति अपने दुखों का निवारण कर सकता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, जरा देखना कि पंच महाव्रत, बौद्ध धर्म में पंच महाव्रत का प्रावधान है। इनका जो सिद्धांत है उसमें पंच महाव्रत में क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। देखिए हमेशा सत्य बोलें, सत्य काम करें, ईमानदारी पूर्ण काम करें, सत्यनिष्ठापूर्ण काम करें, निष्पक्षतापूर्ण काम करें, तो ये सत्य आपको जो है सिखाता है। तो सत्य का जो है उपयोगिता है ना, प्रासंगिकता है ना प्रशासन में, समाज में, राष्ट्र में, ठीक है। अहिंसा, अहिंसा पर अगर आप बल देंगे ना तो हिंसा का वातावरण नहीं क्रिएट होगा, असहिष्णुता का माहौल क्रिएट नहीं होगा, जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं वो क्रिएट नहीं होंगी, ठीक है। आतंकवाद नहीं क्रिएट होगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस ही आप देख रहे होंगे कि पंच महाव्रत का किस प्रकार वर्तमान प्रासंगिकता में नजर आ रही है। अस्तेय मतलब कि चोरी ना करना, चोरी इन द सेंस आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो भारत जो है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर काम कर सकेगा, ठीक है। अस्तेय। अब परिग्रह, ढेर सारा धन। अब समझिए ना कि एक रिपोर्ट जो आई थी, आय असमानता रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, तो 1%, शीर्ष 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। ये क्या दिखाता है? आप जो है परिग्रह कर रहे हैं। अपरिग्रह करना है मतलब कि जरूरत से ज्यादा धन को इकट्ठा नहीं करना है। डीपीएसपी में जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 39 बी और सी, वो कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए बल्कि उसका क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ठीक है। ब्रह्मचर्य, तो ये पांचों चीजें जो है पंच महाव्रत के अंतर्गत आती हैं, व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए और अपने व्यक्तित्व का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। फिर है मध्यम मार्ग, जिसको हम मध्यम मार्ग कहते हैं। तो जीवन मध्यम मार्गी होना चाहिए, ना तो बहुत अति होनी चाहिए, ना तो बहुत अल्प होना चाहिए, बीच का रास्ता चुनाव कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा रास्ता है, ठीक है।
अनित्य, अनात्मा या प्रतीत समुत्पाद। ये क्या होता है? यह कह रहा है कि साहब सभी जो है अस्थायी रूप में है, जितनी भी वस्तु है, जीव है, सभी अस्थायी रूप में है और सभी एक दूसरे पर निर्भरता के कारण अस्तित्व में है। ठीक है, हम आप पर निर्भर हैं, आप हम पर निर्भर हैं, जीव हम पर निर्भर है, वो हम उन पर निर्भर हैं, पेड़ पौधे हम पर निर्भर हैं, हम उन पर निर्भर हैं। इसी के कारण सब एक दूसरे के पर निर्भरता होने के कारण सबके अस्तित्व बने हुए हैं। निर्माण क्या होता है? देखिए, निर्माण श्रेष्ठ जीवन की ओर आपको लेकर जाता है। ठीक है, लेकिन जो महापरिनिर्वाण होता है वो शरीर त्यागने के बाद होता है, मतलब कि डेथ के बाद या मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है महापरिनिर्वाण, जैसे गौतम बुद्ध साहब को हुआ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी जरा देखना कि अगर मैं कहूं कि साहब बौद्ध धर्म की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता क्या है, क्यों इसका इंपॉर्टेंस है इतने समय, प्रासंगिकता क्या है, तो किन किन फैक्टर से हम प्रासंगिकता देख सकेंगे। पहला कि मानसिक शांति व तनाव मुक्ति के लिए, भाई बौद्ध धर्म में ध्यान और माइंडफुलनेस की स्थिति बताई गई है अष्टांगिक मार्ग में, तो इसको फॉलो करके ध्यान, स्थिरता, एकाग्रता, चेतना, ठीक है ना, इसको फॉलो करके हम अपने मानसिक शांति और तनाव मुक्ति को जो है रख सकते हैं। फिर यहां देखिए जरा कि अहिंसा और करुणा का जो संदेश दिया गया है बौद्ध धर्म में, वो क्या करता है कि सहिष्णुता, बंधुत्व, परोपकार, इनके मूल्य विकसित करता है और नैतिक समाज का निर्माण करता है। तो इसकी ये प्रासंगिकता नजर आती है। फिर सामाजिक समरसता, बुद्ध ने तो कोई जाति नहीं मानी, बुद्ध ने कोई लिंग विभेद नहीं किया, संघ में महिलाओं को भी प्रवेश दिया, निम्न जातियों को भी प्रवेश दिया और जो है पुरुषों को भी प्रवेश, सारे लोगों को प्रवेश दिया। ठीक है, तो सामाजिक समरसता बुद्ध के दर्शन से, ये फिलॉसफी से हमको ये मिलता है कि भाई हमको सामाजिक समरसता, भातृत्व भावना, बंधुता ये बना के रखनी है। तो जब अभी आप ये बना के रखोगे तो आपकी जो प्रस्तावना में भातृत्व भावना ये सब जो है प्रावधान किया गया है, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व भावना, ठीक है ना, तो वो भी साकार होगी। पर्यावरणीय दृष्टि, पर्यावरणीय दृष्टि क्या है? तो पंच महाव्रत हमने पढ़ा था, उसमें अपरिग्रह था। अपरिग्रह इन द सेंस जरूरत से ज्यादा धन को इकट्ठा ना करना। तो जब हम जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करेंगे तो पर्यावरण का क्षरण भी कम होगा, तो मतलब हम धारणीय विकास को भी प्रोत्साहित करेंगे। हम अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48A और फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, और डीपीएसपी को भी प्रोत्साहित करेंगे, तो पर्यावरणीय दृष्टि भी ठीक ठाक होगी, संवैधानिक उद्देश्य को भी साकार होगा। वैश्विक संवाद और सह अस्तित्व, तो बौद्ध धर्म सहिष्णुता, संवाद और बहुलतावाद को बढ़ावा देता है, जो बहुध्रुवीय विश्व के में आवश्यक है। तो ये सब सारी चीजें जो है प्रासंगिकता नजर आती है। हालांकि कुछ चीजें और कि अन्य बातों के अलावा महिला सशक्तिकरण, वैज्ञानिक सोच प्रणाली, तार्किक समाज एवं विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली भी बौद्ध धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित होगी। तो एक कुछ हमने देखा बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता, बौद्ध धर्म के दर्शन और बौद्ध धर्म के बारे में, और भी कुछ जो है निम्न कारक हमने देखे। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आराम से हो जाएगा। बाकी हिस्ट्री वाला जितना भी डायमेंशन है, उनके मम्मी पापा और नानी नाना का नाम, ठीक है ना, मौसी का नाम, वो आप वहाँ पे पढ़ें। थैंक यू सो मच।